हेलो डियर एस्पिरेंट। आज हम कर रहे हैं इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में पढ़ा। इंडियन पॉलिटी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज हम कर रहे हैं। तो टॉप 30 एमसीक्यू इसके करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल। यानी भारतीय जो संविधान है, इसके किस अनुच्छेद में अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 के तहत जो है हम इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हु इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश द इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263। यानी आर्टिकल 263 के तहत अंतर राज्य परिषद स्थापित करने के लिए कौन अधिकृत है। कौन अधिकृत है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। कौन अधिकृत है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये कब स्थापित की गई। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1990, 1990 में। तो फर्स्ट इंटर स्टेट जो काउंसिल है ये कब एस्टेब्लिश हुई? 1990, 1990 में। तो किसकी रिकमेंडेशंस पर? सरकारिया कमीशंस की रिकमेंडेशंस पर, राइट। और सरकारिया कमीशन के बारे में इससे जो बिल्कुल पिछली वीडियो है, वीडियो नंबर 18, उसमें मैंने इसका जिक्र किया है। क्वेश्चन 4, हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। अंतर राज्यीय परिषद जो होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। तो चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 5, इज द इंटर स्टेट काउंसिल ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ए टेम्पोरेरी बॉडी। जो अंतर्राज्यीय परिषद है, क्या ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है या अस्थायी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, परमानेंट है और कंसल्टेटिव बॉडी है। ठीक है, तो जो ये काउंसिल है, ये बॉडी है, ये परमानेंट है और ये जो है परामर्शदात्री निकाय है, यानी कंसल्टेटिव बॉडी है। फिर है 6, हाउ मैनी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर नॉमिनेटेड एज मेंबर्स ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल बाय प्राइम मिनिस्टर। जो प्रधानमंत्री है वो कितने केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को इंटर स्टेट यानी अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य के रूप में नामित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, 6। तो कितने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये इंटर स्टेट काउंसिल में नॉमिनेट करते हैं? 6। और कभी पूछा जाए कि जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स है इनको इंटर स्टेट काउंसिल में नॉमिनेट किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक, और कितने होते हैं? 6। Question 7, which commission recommended the establishment of a permanent interstate council under article 263। किस आयोग ने अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। तो किसने की थी? सरकारिया कमीशन ने। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स जैसे होते हैं, ठीक है, तो जैसे कावेरी जल विवाद वगैरह करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है अगर इसको सॉर्ट आउट करना है, रिजॉल्व करना है इन इश्यूज को, तो उसमें क्या होता है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसमें जो है इनको रिजॉल्व करने की प्रयास किए जाते हैं। फिर है क्वेश्चन 8, विच आर्टिकल डील्स विद द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। यानी अंतर राज्यीय नदियां और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णयन यानी एडजुडिकेशन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल 262। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इंटरस्टेट रिवर्स का आपने सीधा सीधा ध्यान रखना है, आर्टिकल 262। तो इंटरस्टेट वाटर अगर डिस्प्यूट है तो आर्टिकल 262 हो गया, और अगर इंटरस्टेट काउंसिल है तो 263। Next question. Under Article 262, who has the power to provide for the adjudication of any dispute relating to interstate water। यानी अनुच्छेद 262 के तहत अंतरराज्यीय जल से संबंधित किसी भी विवाद के न्याय निर्णयन का प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? ऑप्शन बी, पार्लियामेंट। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास।
राइट। फिर है क्वेश्चन 10, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 262 कैन पार्लियामेंट बार द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स इन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। तो अनुच्छेद 262 के तहत क्या जो है जो पार्लियामेंट है अंतर्राज्यीय जल विवादों में सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के क्षेत्र अधिकार पर रोक लगा सकती है? यस, लगा सकती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर है 11, विच एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इंटर स्टेट रिवर्स। अंतरराज्यीय नदियों से संबंधित जो जल विवाद है इनके एडजुडिकेशन के लिए यानी न्याय निर्णय के लिए पार्लियामेंट के द्वारा कौन सा अधिनियम जो है वो बनाया गया, कौन सा बनाया गया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए और बी है, कौन कौन से बनाए गए? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। राइट, तो सी जो ऑप्शन ए राइट है। तो बोथ ए और बी यानी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट कब बना? 1956 में। और रिवर बोर्ड्स की स्थापना कब हुई? ये भी 1956 में। तो दोनों ही आपने याद रखना है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एंड रिवर बोर्ड्स एक्ट की स्थापना 1956 में। फिर है क्वेश्चन 12, आर्टिकल्स 301 टू 307 रिलेटिंग टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आपका जैसे व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कॉमर्स, और समागम की स्वतंत्रता यानी इंटरकोर्स, मतलब कि किसी भी आप राज्य में आप जा सकते हैं। तो इसकी जो स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल हमारे 301 टू 307, तो क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है किस पार्ट में है? तो ये किस पार्ट में है? पार्ट 13। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जरूर जो है ध्यान दें, आर्टिकल्स जो है वो 1 टू 395 प्लस प्लस में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सब आर्टिकल्स भी है वो मैं सारे कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोज अलग से बनाई है, मैराथन अलग से बनाई है, वो आप ज़रूर देखें। कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, सभी आर्टिकल्स मैंने करवाए हैं। और कुछ वीडियोज़ ऐसी भी मैंने अपलोड की है जहां ट्रिक्स की ज़रूरत है, ट्रिक्स के माध्यम से जो है आप उनको याद रख सकें। ठीक है, और जो पार्ट्स है, जितने भी भाग है, जैसे 22 पार्ट्स है, वो भी मैट्रिक्स के माध्यम से, जो निमोनिक्स जहाँ रिक्वायर्ड थी, रिक्वायर्ड क्या, ये मैं पूरा जो है ट्रिक्स के माध्यम से मैं पढ़ा चुका हूँ, ज़रूर देखें। और साथ ही साथ शेड्यूल्स की मैंने अलग से बनाई है, जो अनुसूचियां हैं, टोटल अनुसूचियां 12 है, शेड्यूल्स कितनी है? 12। उसकी भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप ज़रूर देखें। उसमें भी बेहतरीन ट्रिक्स का जो है मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तभी आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगी, दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल्स हो गए, और आपके ये जो शेड्यूल्स हो गए, अनुसूचियां, और आपके पार्ट्स हो गए भाग। तो इनकी जो है वीडियोज़ में आप तक पहुंचा चुका हूं, ज़रूर देखें। न्यू व्यूवर्स जो है वो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और ऑल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। राइट, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कुछ वीडियोस में वो भी मैं डाल चुका हूं, और सीक्वेंस वाइज में जो है सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर करवाऊंगा। अब कितनी स्पीड में वीडियोज़ वगैरह, स्पीड इन द सेंस कि डेली कितनी वीडियोज़ चाहिए आपको, और सिलेबस कितना जल्दी कवर करना है, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, लाइक शेयर करें, और मोटिवेशन मिले मुझे, तो मैं जो है जल्दी ही और बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचाऊंगा। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 301 डिक्लेयर्स दैट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी, यानी अनुच्छेद 301 घोषणा करता है कि पूरे भारत में जो ट्रेड है, और आपका जो कॉमर्स है, वाणिज्य, और आपका इंटरकोर्स है, वो कैसा होगा? कैसा होगा? फ्री। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 301, ट्रेड कॉमर्स फ्री, आर्टिकल 301। फिर है क्वेश्चन 14, हु कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल 302, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट पर यानी लोक हित में। तो अनुच्छेद 302 के तहत लोक हित में जो व्यापार है और जो वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है, उस पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? पार्लियामेंट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
Question 15. Can a state legislature impose reasonable restrictions on freedom of trade, commerce with or within a state under Article 304B? क्या अनुच्छेद 304B के तहत राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर किसी राज्य के साथ उसके भीतर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है या नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट इंटर स्टेट कमिटी होती है और जोनल काउंसिल एंड कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी आपको जरूरत होती, इनकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राइट, तो इसका जो राइट आंसर है, किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या है? आपके इंटरस्टेट कमिटी है, जोनल काउंसिल के कॉपरेशन से उनसे वार्तालाप करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं। फिर है 16, जोनल काउंसिल्स आर, जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वो क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें। इसके जो ऑप्शन है वो है बी एंड सी, यानी जो जोनल काउंसिल्स है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। ध्यान दें, जो जोनल काउंसिल्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। वो क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडीज। वो स्टैट्यूटरी बॉडीज इसलिए है क्योंकि इनकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत हुई, इसलिए क्या है ये? स्टैट्यूटरी बॉडीज, संवैधानिक निकाय। ठीक है, और क्या है ये? एडवाइजरी बॉडी है। साथ में क्या है इनका काम? जोनल काउंसिल्स का एडवाइस देना। राइट, तो बिल्कुल आप याद रखें कि जो जोनल काउंसिल्स है ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है, साथ साथ एडवाइजरी है। Question 17. How many zonal councils were initially set up under the States Reorganization Act of 1956? यानी राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है 1956, इसके तहत शुरुआत में कितनी क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी? कितनी की गई थी? 5। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 जो जोनल काउंसिल्स है वो कौन कौन सी है? नॉर्दर्न हो गया, सेंट्रल है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, साउदर्न है। तो शॉर्टकट अगर आपने रखी नॉर्थ साउथ, ठीक, फिर ईस्ट वेस्ट, और जो फिफ्थ है वो है सेंटर में। यानी 4 आपकी डायरेक्शंस हो गई और एक आपका सेंटर पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आप याद रखें कि स्टार्टिंग में 1956 में कितनी जोनल काउंसिल बनी थी? कितनी बनी थी? 5। फिर है आपका क्वेश्चन 18, हु इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल्स? तो क्षेत्रीय परिषदों का सामान्य अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? यूनियन होम मिनिस्टर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दो चीजें आप याद रखें, एक तो आपने ये याद रखना है कि जो जोनल काउंसिल्स है इसके चेयरमैन होते हैं होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये आए कि इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, तो इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। राइट, ये दो चीजें आप याद रखें। तो जोनल काउंसिल में आपने गृह मंत्री को याद रखना है। क्वेश्चन 19, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाज एडिड टू द जोनल काउंसिल फ्रेमवर्क वाया द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971? यानी कि उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट जो परिषद अधिनियम 1971 है उसके माध्यम से किस परिषद में पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ा गया? किस में जोड़ा गया? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। वेरी इजी है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 है, तो और राइट आंसर भी होगा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। राइट, फिर है आपका क्वेश्चन 20, फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द यूनियन एंड एवरी स्टेट। मेंशन द आर्टिकल, यानी कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जो संघ है और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक जो कार्य है, अभिलेख हो गए, आपके रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स यानी न्यायिक कार्यवाहियां हो गई, तो पूरा विश्वास और साख दी जाएगी। पूरा विश्वास दिया जाएगा किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 261, 261। राइट आंसर ऑप्शन ई। तो इसमें क्या याद रखना है आपने? पब्लिक एक्ट्स हो गया, रिकॉर्ड्स है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, किसी भी टेरिटरी हो गया, यूनियन हो गया, स्टेट हो गया, तो आर्टिकल 261, 261, 261 एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, किसकी? यूनियन और स्टेट की। यूनियन और स्टेट के जो आपके एक्ट्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, वो किस में है? आर्टिकल 261 में, 261 में। राइट,
और जो 262 है, 262 है, वो क्या है? वाटर डिस्प्यूट्स हो गया, राइट? जो रिवर वाटर डिस्प्यूट होते हैं राज्यों के बीच में, ठीक? और जो 263 आर्टिकल हो गया, वो हो गया इंटर स्टेट काउंसिल। आई होप आप जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं जिस तरह से मैं आपको टीच कर रहा हूँ। फिर भी कोई कमी पेशी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, राइट? फिर है क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? तो ये फेस वगैरह दिखा के मेरे पास अभी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अभी नहीं है, तो धीरे धीरे होगी। तो चाहे कोई ब्लैक बोर्ड्स इत्यादि या दूसरी तरीके से मैं डिजिटल वे में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा जिसमें फेस वगैरह आपको नज़र आए और कुछ लिखने वगैरह जहाँ रिक्वायर्ड होगा उस अनुसार। लेकिन मेरे पास अभी ज़्यादा सोर्सेज है नहीं, सिर्फ मेरी अपनी प्रिपरेशन की बुक्स इत्यादि है और मेरा जो नॉलेज है बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि टू मोटिवेट मी, लाइक शेयर एंड माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल? निम्नलिखित में से कौन सा मामला जो है वो अंतर राज्य परिषदों के दायरे से बाहर है? तो कौन सा है? एडजुडिकेशन ऑफ वाटर डिस्प्यूट अंडर आर्टिकल 262, 262 जो है ये इंटर स्टेट काउंसिल के परव्यू से बाहर रखा गया है, ठीक? फिर है आपका 22, which committee commissions suggested that the interstate council should meet at least thrice a year? किस समिति आयोग ने सुझाव दिया था कि जो अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 3 बारी होनी चाहिए? ये किसने दिया था? सरकारिया कमीशन ने। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सरकारिया कमीशन, पिछली वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है, कब ये बना और किससे रिलेटेड ये है, सरकारिया कमीशन, ठीक है? फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन 23, द एक्सप्रेशन स्टेट, जो वर्ड स्टेट है, ठीक है, इन पार्ट 13 यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भाग 13 जो है जिसमें आपके ट्रेड और कॉमर्स के बारे में है, राज्य अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? क्या शामिल है? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है? फिर है आपका 24, कैन पार्लियामेंट एस्टेब्लिश ए रिवर बोर्ड फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज? क्या जो पार्लियामेंट है अंतर्राज्य नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के लिए नदी बोर्ड स्थापित कर सकती है? यस, कर सकती है। किसके अंडर? रिवर बोर्ड एक्ट 1956 के अंडर। फिर है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल? निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं है? कौन नहीं है? गवर्नर ऑफ स्टेट। राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक? तो बाकी आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ये होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स हो गए यूनियन टेरिटरीज के, ठीक है? वहाँ जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, ठीक है? यूनियन टेरिटरीज सारी नहीं, जहाँ पे जो है आपके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। फिर आपके स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हो गए, ठीक? फिर है 26, प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आर मॉडल्ड क्लोजली आफ्टर विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? अंतर्राज्यीय व्यापार हो गया, वाणिज्य से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान पर आधारित है? किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है, इसमें आपने देखा होगा जो पार्ट है ये 13 में है, 13 में जिक्र है, और जो आर्टिकल्स है वो 301 टू 307। फिर है क्वेश्चन 27, द जोनल काउंसिल्स एम टू प्रोमोट विच ऑफ द फॉलोइंग? जो जोनल काउंसिल्स है उनका उद्देश्य क्या बढ़ाना है, क्या बढ़ावा देना है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो जोनल काउंसिल्स का जो है वो एम है किसको प्रमोट करना? नेशनल इंटीग्रेशन, रीजनल कोऑपरेशन, हेल्दी इंटर स्टेट एटीट्यूड्स, यानी स्वस्थ अंतर्राज्यीय दृष्टिकोण, ठीक है? तो नेशनल इंटीग्रेशन, रीजनल कोऑपरेशन, हेल्दी इंटर स्टेट एटीट्यूड्स। क्वेश्चन 28, हु नॉमिनेट्स द वाइस चेयरमैन ऑफ ए जोनल काउंसिल? क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष का चयन कौन करता है? कौन करता है? चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स इन द जोन एक्ट्स एज वाइस चेयरमैन बाय रोटेशन, ठीक है?
तो रोटेशन के आधार पे जो मैं आपको सीधा-सीधा बता देता हूँ कि जो वाइस चेयरमैन होता है जो चेयरमैन होता है ज़ोनल काउंसिल का, वो कौन होता है? होम मिनिस्टर, ठीक है? केंद्रीय गृह मंत्री। लेकिन जो वाइस चेयरमैन होते हैं, ये चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के और रोटेशन वाइज़ होते हैं और 1 साल का उनका कार्यकाल होता है। 1 साल के लिए मानो किसी स्टेट के हो गए, दूसरे साल में दूसरे स्टेट के होते हैं, ठीक है? समझ गए होंगे रोटेशन में। फिर है आपका 29 ट्रू और फॉल्स, एक डिफरेंट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल डिसीजन होते हैं आर बाइंडिंग ऑन द यूनियन एंड स्टेट्स। अंतर्राज्यीय परिषद के जो निर्णय संघ और राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं। तो गलत है ये, इट इज़ प्योरली एन एडवाइजरी बॉडी। तो इंटर स्टेट काउंसिल मानो डिसीजन ले लिया तो उसमें ये नहीं कि बाइंडिंग्स है, क्योंकि ये एक एडवाइजरी बॉडी, हमने पीछे भी ये पढ़ा है। क्वेश्चन 30, विच आर्टिकल इंश्योर्स दैट नो टैक्स कैन बी लेविड बाय ए स्टेट दैट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स। यानी कि कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी राज्य ऐसा टैक्स नहीं लगा सकता जो अन्य राज्यों से आयातित यानी इंपोर्ट की गई चीज़ों के साथ भेदभाव करे। तो आर्टिकल 304 ए 304 ए ये बताता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन वाला टैक्स कोई भी स्टेट नहीं लगा सकता, ठीक है? जो इंपोर्ट की जाती है चीज़ें आयात की जाती है, ठीक है? तो डिस्क्रिमिनेशन वाला टैक्स नहीं लगेगा, तो ये बताता है आर्टिकल 300